श्यामलाल एंड संजय, नाम से तुम पहचान सकते हो अपना क्वेश्चन, ठीक है। श्यामलाल एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस। श्यामलाल और संजय ये दोनों बिजनेस करते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ये अपना बिजनेस करते हैं, किस रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस? 2:3 में रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट को तो हम बाद में देखेंगे, अभी बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है। अब सीधा बैलेंस शीट के नीचे आ जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी बुक पर फोकस करना। ऑन 1 अप्रैल, और देखो ईयर लिखा हुआ है ना, ईयर लिखा हुआ है ना, 1 अप्रैल के बाद क्या लिखा हुआ है? ईयर। मैं ईयर नहीं बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं अकाउंट्स के अंदर बहुत ही कम ईयर बोलता हूं, लेकिन इस बात से बेफिक्र रहो, ईयर वही है जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 2016 लिखा हुआ है, ये 2020 लिखा हुआ है, ये 2018 लिखा हुआ है, ये 2026 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ईयर वही है। तो 1 अप्रैल दे एडमिटेड शंकर, इन्होंने एडमिट कराया, भाई एडमिशन चल रहा है तो टॉपिक एडमिट का ही होगा, ठीक है। शंकर को एडमिट कराए इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, कितने शेयर के लिए एडमिट कराया? 1/3 इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आगे देखते हैं, ए पॉइंट में देखो, शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। शंकर जो है कितनी कैपिटल लेकर आया है? 30,000। शंकर क्योंकि नया पार्टनर है तो वो कितनी कैपिटल लेकर आया है? 30,000। आगे देखते हैं, सॉरी 30,000 एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल, और 20,000 रुपए की क्या लेकर आया है? गुडविल। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन हमें खुद ही बता देगा कि ये कितनी गुडविल लेकर आया है, और कभी कभी हमें निकालनी पड़ती है कि कितनी गुडविल है, समझ रहे हो ना। खैर हमें निकालनी भी आती है। विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस, जो बिजनेस में ही रहेगी। भाई कैपिटल और गुडविल कहाँ जाएगी? बिजनेस में ही रहेगी, तो रिमेन का मतलब होता है रहना इनटू बिजनेस, है ना। तो देखो ए पॉइंट का कोई काम नहीं, तुम्हें मालूम है ना मैं एडजस्टमेंट क्यों पढ़ रहा हूं? मैं एडजस्टमेंट इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकूं। कौन सा अकाउंट बना सकूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में खर्चे आते हैं और फायदे आते हैं, खर्चे और फायदे, तीसरी चीज नहीं आती है। तो ध्यान रखना, ए पॉइंट के अंदर तो कैपिटल और गुडविल की बात थी, तुम्हें मालूम है कैपिटल और गुडविल का काम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होता है, इस बात को याद रखो। नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर की गुडविल से रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं होता। अब देखते हैं बी पॉइंट, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड। चलो यहां से काम स्टार्ट होता है, एक काम करते हैं, खामे का सारी एडजस्टमेंट पहले पढ़ेंगे, क्या फायदा, एक एक पढ़ते जाते हैं, डालते जाएंगे, है ना। हाथों हाथ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनो, मैंने बताया था यहां पर आते हैं सारे के सारे फायदे, यहां पर आते हैं सारे के सारे खर्चे, यहां पर आएगा फायदा, यहां पर आएगा खर्चा, यहां पर आएगा फायदा और यहां पर आएगा खर्चा। अब देखते हैं बी पॉइंट। तुम्हें याद है ना मैं बी पॉइंट पर आकर रुक गया था, अब जरा बी पॉइंट को देखो। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड पर अंडरलाइन करो। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना या घट जाना। जहां पर भी मैं बोलता हूं ना अंडरलाइन करो, तो सभी को अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करनी है। कहीं पर मैं अगर कहता हूं कि हिंदी के अंदर वो शब्द लिखो, तो वो शब्द हिंदी में सभी बच्चों की बुक में लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे वो बात उस बच्चे को याद हो या ना हो, चाहे वो बात रिपीट हुई हो या ना हो, वो बात उसकी बुक में जरूर होनी चाहिए। मैं कभी भी चेक कर सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर चेक करते समय वो चीज मुझे नहीं मिली, मुझे सब ध्यान रहता है मैंने कहां पर क्या बोला था, तो मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए उस चीज को लिख लिया करो। तो देखो रिड्यूस्ड पर अंडरलाइन करो, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना या घट जाना। मुझे बताओ, अगर किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है, खर्चा है ना। देखो स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो गई है? 10% से। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कितने से घट चुकी है? 10% से। बताओ नुकसान हो गया ना। अगर तुमसे कहूं मैं, तुम्हारे पास 10,000 की मशीनरी थी और वो 9,000 की रह गई, 10,000 की मशीनरी 9,000 की रह गई, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। तो ध्यान रखना, स्टॉक और फर्नीचर दोनों के दोनों कहां पर आएंगे? डेबिट में, क्योंकि यहां पर आते हैं खर्चे और यहां पर आते हैं फायदे। अब देखते हैं कितना कम हुआ है। बी पॉइंट में लिखा हुआ है स्टॉक और फर्नीचर। अब जरा बैलेंस शीट के अंदर देखो, एसेट साइड में जरूर स्टॉक और फर्नीचर लिखा हुआ होगा। बैलेंस शीट के अंदर देखो, एसेट साइड में स्टॉक और फर्नीचर तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे बताओ एसेट में स्टॉक कितने का दे रखा है? मेरे हिसाब से स्टॉक दे रखा है 18,000 का। स्टॉक हमें कितना कितना दे रखा है? 18,000 का। मुझे बताओ रिडक्शन कितने का हुआ है? 10%। बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 18,000 का 10% बताओ, तो तुम कहोगे 10% 1800। तो कितने रुपए का खर्चा हो गया? सिर्फ 1800 का, क्योंकि खर्चा कितने का हुआ है? 10% का, और 18,000 का 10% कितना होता है? 1800। ठीक है, अब लिखो यहां पर 2
स्टॉक। और कितने रुपए का खर्चा? 1800 रुपए, मतलब कि 1800 रुपए। बी पॉइंट में ही एक चीज पर और हुआ था, फर्नीचर पर, है ना। अभी फर्नीचर बाकी है। अब फिर से अपनी एसेट में फर्नीचर ढूंढो। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में क्या ढूंढना है तुम्हें? फर्नीचर ढूंढना है। तुम्हें फर्नीचर भी जरूर मिलेगा। फर्नीचर देखकर बताओ कितने रुपए का है। मेरे हिसाब से फर्नीचर दिखाई दे रहा है 4400 रुपए। कितने रुपए का फर्नीचर दिखाया गया है बैलेंस शीट के अंदर? 4400 रुपए। मुझे बताओ इसमें भी तुम्हें 10% की कटौती करनी है। इसमें भी तुम्हें कितने परसेंट का रिडक्शन करना है? 10% का। 4400 का 10% होता है 440। हाँ, ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो इनके लिए तुम्हें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हें तुम रफ में करके देख सकते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 440 रुपए का फर्नीचर का रिडक्शन हो गया। 440 रुपए का तुम्हारा फर्नीचर कम हो गया। ये हो गई हमारी बी पूरी। अब जरा सी देखते हैं। सी में देखो, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। अंडरलाइन करो एप्रिशिएट पर, एप्रिशिएटेड वर्ड पर अंडरलाइन करो। एप्रिशिएट का मतलब होता है, देखो मैं तुम्हें हाथों हाथ दोनों चीजें बता देता हूं, हाथों हाथ दोनों चीजें बता देता हूं। बताओ एप्रिशिएट का मतलब, तुमने डेप्रिसिएशन सुना होगा ना, तुमने डेप्रिसिएशन सुना होगा 11th क्लास में भी और थोड़ा थोड़ा 12th क्लास में भी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नुकसान। फॉर एग्जाम्पल तुमने मशीनरी खरीदी 10,000 की, 500 रुपए का इस पर क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। देखो, डेप्रिसिएशन नुकसान मतलब वैल्यू का क्या होना? कम होना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लगातार वैल्यू क्या होती चली जा रही है? कम। और एप्रिसिएशन बिल्कुल उसका उल्टा होता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है। डेप्रिसिएशन होता है नुकसान और एप्रिसिएशन होता है फायदा। डेप्रिसिएशन आता है खर्चे में, एप्रिसिएशन आता है फायदे में। फिलहाल मेरे कहने से एप्रिशिएटेड वर्ड पर अंडरलाइन करो, एप्रिशिएटेड वर्ड पर अंडरलाइन करो। और एप्रिशिएटेड वर्ड पर अंडरलाइन करने के बाद हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो बढ़ना। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना और डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। एप्रिशिएटेड पर अंडरलाइन करो बढ़ना और ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, फायदा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बताओ, वैल्यू का बढ़ना फायदा, वैल्यू का कम होना नुकसान। वैल्यू का बढ़ना फायदा और वैल्यू का कम होना नुकसान। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने से बढ़ाएं? एप्रिशिएटेड बाय 15,000, है ना। तो मुझे बताओ अगर एप्रिसिएशन हुआ है तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? एप्रिसिएशन मैंने बताया फायदा होता है और सारे फायदे कहां पर आएंगे? क्रेडिट में। तो लिखो 15,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं, डी पॉइंट देखते हैं। प्रोविजन। भाई ये बात तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दी है। अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन दूंगा एडमिशन के, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें प्रोविजन की वैल्यू बता रहा हूं कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन दूंगा एडमिशन के, तो 100 में से 90 क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिखाई देगा? प्रोविजन। ये तो एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो हर एक क्वेश्चन के अंदर आएगी, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में आएगी। सभी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन इस एडजस्टमेंट से बच नहीं पाता है। लगभग सभी क्वेश्चन के अंदर ये वाली एडजस्टमेंट आती है। कौन सी? प्रोविजन। तो इस बात को तो तुम दिमाग में चिपका लो, 100 में से 90 क्वेश्चंस में प्रोविजन मिलता है। मैंने तुम्हें बताया था प्रोविजन होता है खर्चा। प्रोविजन क्या होता है? हमेशा खर्चा होता है, हमेशा इधर आता है ना। 100 में से 90 केसेस में इधर आएगा, 10% केसेस में इधर भी आता है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन बहुत ही कम। टीएस गरेवाल में तो शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्रोविजन इधर आएगा, या होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हमेशा इधर आता है, हमेशा। ठीक है, तो प्रोविजन क्या होता है? खर्चा। जिन्हें नहीं पता है प्रोविजन पर अंडरलाइन करो। देखो अब बी पॉइंट देखो, प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पर। प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट? 5%। कितने रुपए का खर्चा? 5% का खर्चा, लेकिन डेटर्स पर। अब बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में डेटर्स ढूंढो। एसेट साइड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स लिखे हुए होंगे, सन्ड्री डेटर्स। देखकर बताओ डेटर्स कितने हैं भाई, जल्दी से देखकर बताओ। डेटर्स तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे 5,500। देखना जरा इतने ही है अगर मैं सही हूं तो। डेटर्स तुम्हारे 5,500 ही है ना, इतने ही होंगे। इसको 5% से निकाल दो, जल्दी से देखकर बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो भाई, 55 की जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा निकलता है 275। 275 का तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। हमेशा इधर लिखना। देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है? टू प्रोविजन। तुम्हें इतना सा नहीं लिखना है, बोर्ड पे देखो क्या लिखना है तुम्हें। तुम्हें लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अपनी डी एंट्री के अंदर देखो जो बात लिखी हुई है ना, वो लिखना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
डी पॉइंट के अंदर देखो एंड में लिखा हुआ है डाउटफुल डेट्स, स्पेलिंग वहां से देख लेना अगर नहीं है मालूम, और अगर मालूम है तो ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इस चीज की आदत डालो कि तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, सिर्फ प्रोविजन लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, कितने रुपए का प्रोविजन आया है भाई? प्रोविजन आया है तुम्हारा 275 रुपए का। कितने रुपए का प्रोविजन आ गया? 275 रुपए का। अब जरा ई पॉइंट देखते हैं, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड पर अंडरलाइन करो। देखो हर एक, अभी ना हमने एडमिशन की शुरुआत करी है, इसलिए हर बार मैं अंडरलाइन करा रहा हूं। जब हम 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे ना एडमिशन के, उसके बाद ज्यादा अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़े करेगी। क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें रिपीट होने लगेगी। कभी भी टीएस गरेवाल के अंदर सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने, और उसके बाद क्या होता है, वो चीजें रिपीट होने लगती है। वो चीजें क्या होने लगती है? रिपीट। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुमने 11th क्लास के अंदर बैड डेट्स पढ़े होंगे, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। 11th क्लास के अंदर क्या टॉपिक पढ़ा होगा? बैड डेट्स। मान लो 1000 रुपए के क्या थे? बैड डेट्स थे। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूं, सुना है तो भी, नहीं भी सुना है तो भी। बैड डेट्स वो होते हैं जिनसे हमारे पैसे नहीं निकल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी से कितने रुपए लेने थे? 1000 रुपए। तुम्हें ऐसा होता है ना, उधार दे देते हैं, बाद में लेने होते हैं, वो देता नहीं है, तुम आंखें दिखाते हो, वो बंदूक दिखाता है, तुम भाग जाते हो, ठीक है। तो तुम्हें किससे कितने लेने थे? 1000 रुपए लेने थे। वो आया मुंह उठा के अब, और कह रहा है कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, बीवी भी बेच दी मैंने, अपने बच्चे बचे हुए वो भी बेचूंगा, लेकिन तेरे 1000 रुपए नहीं दे पाऊंगा मैं, तेरे 1000 रुपए नहीं दे पाऊंगा। भाई हम भी दयालु इंसान है, तुम भी जानते ही हो, है ना। हम क्या है? दयालु इंसान है। तुम्हारी तरह क्रूर इंसान नहीं हुए, मैं एक दयालु इंसान हूं। तो मैंने कहा कि चलो रहने दो, 1000 रुपए कोई बात नहीं, जब कभी मौका लगे तो दे देना, और ना लगे तो रहने देना। ये चला गया खुश होकर, खुशी खुशी में नाली में और गिर गया। भागता हुआ गया घर पे कि माफ हो गए मेरे तो 1000 रुपए, तुम्हें बेचने का बहाना करा था मैंने बोला था बीवी बेच दी, तो वहां से तो बच गया था, घर पे बीवी ने कूट दिया इसको कि मेरे को बेची है। चलो खैर, तो 5 साल बाद क्या हुआ? ये 5 साल बाद वापिस आया खुशी के साथ, अच्छे कपड़े पहन के, मस्त बिल्कुल हीरो की तरह, मेरी तरह कपड़े पहनकर आया, बढ़िया। पहले भी पहन रखे थे वैसे तो कपड़े, खैर अब अच्छे वाले पहनकर आया, ठीक है। तो कहने लगा भाई देख तेरे 1000 रुपए थे 5 साल पहले। पहले तो उसे याद दिलाना पड़ा सामने वाले बंदे को कि तेरे 1000 रुपए थे। वो कह रहा 1000 रुपए, हाँ याद आ गया, लेने तो थे, क्या वो लाया है? कह रहा 1000 रुपए तो नहीं लाया, मैं सिर्फ कितने रुपए लाया हूं? 700 रुपए। मुझे बताओ, क्या ये 700 रुपए वो बंदा रख लेगा? रख लेगा भाई? कम से कम 1000 रुपए तो बच रहे हैं ना, 700 तो मिल गए उसे। इसे बोलते हैं बैड डेट क्या करना? रिकवर करना। पुराने बैड डेट ने आज आकर क्या करा? रिकवर करा। मुझे बताओ उस पर क्या जिम्मेदारी थी कि 1 साल बाद आके उसे रिकवर करना था, 5 साल बाद आकर रिकवर करना था, 10 साल बाद आकर रिकवर करना था? सामने वाले बंदे ने बोल दिया था ना, जब मन करे तब दे देना, और ना मन करे कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो उसकी खुद की खुशी थी कि वो बंदा ईमानदार था, और वो बैड डेट को क्या करने आ गया? रिकवर करने आ गया, अपना भुगतान करने आ गया। तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई तुम क्या मानकर बैठे हुए थे, चल छोड़ हटा, 1000 रुपए नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? वो 5 साल बाद आया 700 रुपए लेकर। मुझे बताओ, ये 700 रुपए का फायदा हुआ ना? तुम्हारा पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, और वो पैसा वापिस लेकर आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या हो गया? फायदा हो गया। तो जब भी कोई पुराना बैड डेट रिकवर करता है, जब भी कोई पुराना बैड डेट रिकवर करता है, तो वो चीज क्या होती है? फायदा होती है। अब जरा एडजस्टमेंट ई को पढ़ेंगे और ये झट से समझ में आ जाएगी। अब एडजस्टमेंट ई पढ़ेंगे और अब तुम्हें समझ में आ जाएगा एडजस्टमेंट ई। एडजस्टमेंट ई के अंदर है ना 2 चीजें जोड़ रखी हैं। एडजस्टमेंट ई के अंदर हमें 2 चीजें जोड़ रखी हैं। ई में देखो, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। तुम्हें याद होगा मैंने एडमिशन का 8 मार्क्स का टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले एक पेज बनवाया था, जिस पेज पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट आते रहेंगे, है ना। मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए हैं, 3 पॉइंट लिखवाए हैं या 5 पॉइंट लिखवाए हैं या 10 पॉइंट लिखवाए हैं। काम की बात यह है कि मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए ना, उसके आगे का अगला पॉइंट लिखो उसी पेज पर। पेज को टर्न कर लो, उसी पेज पर आ जाओ, और उस पेज पर अब अगला पॉइंट लिखो। तो मैं नंबरिंग नहीं डालूंगा, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। लिखो एक्रूड इनकम, जैसे मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं वैसे ही तुम्हें उस पॉइंट में लिखना है। एक्रूड इनकम एरो बनाकर लिखना, ये होती है हमारी एसेट। एक्रूड इनकम ये क्या होती है? एसेट। और साइड में लिखना एसेट मतलब फायदा। हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में, जरा सी भी चूक ना हो जाए।
एक्रूड इनकम आपके अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखाई देगी तो तुम्हें उसे तुरंत क्या मानना है, एसेट। और एसेट मतलब फायदा। मुझे बताओ, अगर एसेट है तो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। ध्यान से सुनो, अगर एसेट है तो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। और अगर फायदा है तो कहां पर आएगा, रीवैल्यूएशन में। इसका मतलब दो जगह आएगा ना। अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में भी जाएगी, और अगर फायदा है तो यहां पर भी आएगा। मुझे बताओ फायदा कहां पर आता है, क्रेडिट या डेबिट। फायदा आता है क्रेडिट में। लिखो बाय ए आई, बोर्ड पे देखो। ए आई का मतलब एक्रूड इनकम। तुम्हें पूरा लिखना है। मुझे बताना कितने रुपए की एक्रूड इनकम है, 2400 रुपए की। एक्रूड इनकम कितने की है, 2400 रुपए की। ठीक है, 2400 की एक्रूड इनकम थी। समझ में आ गई ना। एक्रूड इनकम क्या होती है, हमारी एसेट्स। जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवाता जा रहा हूं एडमिशन के अंदर, उस पॉइंटों को तुम्हें घर पर पढ़ना है। वो पॉइंट में तुमसे कभी भी पूछ सकता हूं। तो एक्रूड इनकम क्या आगे लिखना, 2400, 2400। अब फुल स्टॉप के आगे की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट अभी भी वही चल रही है, ई, लेकिन उसके आगे की एडजस्टमेंट पढ़नी है फिलहाल हमें। अब देखो, अ डेटर हुज ड्यूज 4800, ड्यूज पर अंडरलाइन करो, ड्यूज पर अंडरलाइन करो। ड्यूज का मतलब है लेने थे, लेने थे। मुझे बताओ कितने रुपए लेने थे इससे हमें, 4800, 4800, 4800 रुपए हमें इससे लेने थे। अब जरा आगे देखो, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, और ये क्या था, हमारा बैड डेट था। पेड 50% इन फुल सेटलमेंट, लेकिन इसने सिर्फ कितना पेड करा, 50%। मुझे बताओ, वही वाला एग्जांपल 1000 रुपए वाला, 1000 रुपए का हिसाब था ना पहले जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, और वो देने कितना है, 700 रुपए। उसकी खुद की खुशी है, हमारा तो फायदा ही है ना भाई। 1000 लेने थे, देने कितने आया, 700। लेने कितने थे, 4800। देने कितना आया, 50%। मुझे बताना 4800 का 50% मतलब आधा कितना होता है, 2400 होता है ना। बताओ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। लेने थे 4800, हमारे लिए तो 4800 रुपए का पूरा ही खर्चा था, लेकिन वो कितने देकर चला गया हमें वापिस, 2400। तो ये जो 2400 रुपए आ गए हमारे पास, फायदा हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया, फायदा। क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले एग्जाम्पल पर गौर करो। मैंने बताया था उस बंदे से लेने थे तुम्हें 1000, लेकिन वो कितने देकर चला गया, 700। तो 700 रुपए का क्या हो गया, हमारा फायदा। क्योंकि 1000 रुपए तो हमने खुद खर्चा मान रखा था पहले से ही, उसमें वो 700 दे गया। तो 4800 में से कितने देकर गया है, ये 2400। और मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर। लिखो बाय बैड डेट रिकवर। देखो बट पे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट पूरा लिखना है तुम्हें। कभी तुम भी बीडीआर लिख दो, बीडीआर ना दिखाई दे जाए किसी की भी बुक में, किसी के भी रजिस्टर में बीडीआर नहीं दिखना चाहिए, कभी सारा मामला खराब कर दो। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। हाँ, कितने रुपए आए अब इससे बताओ, 4800 का 50% कितना होता है, ये होता है हमारा 2400। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट पर बची है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग पर अंडरलाइन करो, ध्यान से सुनो। कोई सी भी चीज आउटस्टैंडिंग, एक काम करो, उसी पेज पर वापस आ जाओ, जिस पेज पर मैंने पॉइंट्स लिखवा रखे हैं ना, उसी पेज पर वापस आ जाओ और वहां पर लिखो आउटस्टैंडिंग होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी होता है हमारा खर्चा। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। कुछ भी चीज आउटस्टैंडिंग बताए क्वेश्चन, कुछ भी चीज, तुम्हें क्या कर देना है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट बोले, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोले, आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोले, वो तुम्हारी क्या होगी, लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, लायबिलिटी है तो किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी है तो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। और खर्चा है तो कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन में। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगी, खर्चा है तो रिवैल्यूएशन में आएगा। कितनी जगह जाएगी ये चीज, दो जगह। एक काम करो, पहले रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं, ये वाला अकाउंट चल रहा है अभी। लिखो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए का है आउटस्टैंडिंग रेंट, 4800 रुपए का। तो देखो सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई है, इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हो गया है। फटाफट से इसको बैलेंस कर दो, तुम्हें मालूम है कैसे बैलेंस करते हैं एक अकाउंट। मैं फटाफट से तुम लोगों के लिए बैलेंस कर देता हूं, लेकिन अगर तुम खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हायर टोटल इधर आता है दोनों तरफ, तुम्हें मालूम है हायर टोटल तुम्हें दोनों तरफ लिखना होता है। तो देखो हायर टोटल मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इधर का हायर टोटल आएगा 19,800, यहाँ पर भी आएगा 19,800। और बैलेंस करने के बाद तुम्हें मालूम है ना कैसे बैलेंस करते हैं। देखो मैं ये बात मानकर चल रहा हूँ कि 12th क्लास में हर एक बच्चे को अकाउंट बैलेंस करना आता है, लेकिन फिर भी डाउट है,
फिर भी अगर किसी बच्चे को बैलेंस करना नहीं आता तो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछोगे तभी बताऊंगा। तुम्हें मालूम है ना, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करके यहाँ पर बैलेंस बचता है, तो ये बैलेंस बचेगा 12,485, 12,485, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पर लिखना होता है टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और किस किस को मिलता है ये पुराने पार्टनर को, एक हमारा श्यामलाल और एक है हमारा संजय। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है श्याम और संजय, तुम्हें पूरा पूरा लिखना है। श्यामलाल कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट, हर रेशियो में डिवाइड कर दो। बताओ श्यामलाल और संजय की रेशियो क्या थी, श्यामलाल और संजय की रेशियो थी 2:3। फटाफट से 2:3 में इस अमाउंट को बांट दो। तुम्हें बांटना आना चाहिए, चैप्टर 1 में हमने ये काम खूब सीखा है। हाँ, बांटने के बाद ये आएगा भाई 4,994 और 7,491। तो तुम देख सकते हो मैंने 3 कॉलम बनाया, क्यों, क्योंकि 3 पार्टनर है, श्यामलाल, संजय और शंकर, मतलब कि 2 तो भगवान है, श्याम और शंकर, ये बीच में संजय घुसा जा रहा है। तो तुम्हें मालूम है यहां पर आता है हमारा पर्टिकुलर्स। देखो श्यामलाल, संजय और शंकर का मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, SH श्याम, संजय SA और शंकर के लिए SHN, ठीक है, शंकर, श्यामलाल, संजय, शंकर। यहां पर फिर से हमारा वही पर्टिकुलर्स, यहां पर श्यामलाल, संजय, शंकर, ऊपर बड़ा बड़ा डाल देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर फटाफट से थोड़ा सा बड़ा बड़ा डालना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दोनों पार्टनर की क्या निकल कर आएगी, कैपिटल, दोनों पार्टनर की क्या निकलेगी, कैपिटल निकलेगी, ठीक है। तो डालो इधर बाय बैलेंस BD। मुझे बताओ श्यामलाल और संजय की कैपिटल बता रखी होगी क्वेश्चन ने, बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स लिखे हुए हैं ना, अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल अकाउंट्स लिखे हुए हैं। श्यामलाल की कैपिटल लिखी हुई है 34,050, 34,050, और संजय की भी कितनी है 34,050। तो फटाफट से इन दोनों की कैपिटल यहां पर चिपकाओ, 34,050, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्पेस कम है, 34,050। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वैसे भी तुम लोगों को अमाउंट तो पता ही है, बुक से देख लेना, 34,050, 34,050। अब तुम्हें मालूम है इन दोनों की तो कैपिटल आ गई, अब नए वाले पार्टनर की कैपिटल आएगी। अब नए वाले पार्टनर की कैपिटल हमेशा ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल अभी कहां से आ जाएगी बैलेंस शीट में, उसकी कैपिटल तुम्हें नीचे से मिलेगी, या तो एडजस्टमेंट में लिखी हुई होगी या अलग से लिखी हुई होगी, लेकिन लिखी हुई जरूर होगी। कभी कभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। अब जरा बैलेंस शीट के नीचे पढ़ना, ए पॉइंट पढ़ो, ए पॉइंट, शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। मुझे बताओ शंकर कितनी कैपिटल लेकर आया है, 30,000। अब लिखो इसकी कैपिटल को तुम्हें BD नहीं लिखना, तुम्हें मालूम है ना इसकी कैपिटल को बाय कैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय कैश। और कितनी कैपिटल लेकर आया है भाई, लिख दो पूरे 30,000 रुपए लेकर आया बंदा। नए वाले पार्टनर के लिए कभी भी तुम्हें कैपिटल या BD नहीं लिखना है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल के लिए तुम्हें लिखना होता है बाय कैश, क्या लिखना होता है, बाय कैश। अब तुम्हें मालूम है अब गुडविल की बारी होती है, मुझे बताओ गुडविल किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को। किस रेशियो में मिलती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में मिलती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। अब देखो मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं इधर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, तुम्हें मालूम है क्या करना है, जिस पेज पर तुमने ये अकाउंट बना रखा है ना, वो पेज, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जिस पेज पर तुमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है वो वाला पेज, और उसी पेज पर बैलेंस शीट के लायक थोड़ी सी जगह छोड़ देना, 10 लाइनें छोड़ देना, 10-12 लाइनें, ठीक है। 10-12 लाइनें छोड़ने के बाद वर्किंग नोट बनाओ, और मैंने बताया था इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। लिखो नंबर 1, लिखो गुडविल। बताओ क्या क्वेश्चन ने हमें गुडविल शंकर की दे रखी है, दे रखी है, लिखो गुडविल ऑफ शंकर, शंकर की गुडविल डायरेक्ट दे रखी है। कितनी गुडविल लाया है ये भाई, 20,000 रुपए की गुडविल लाया है, बहुत ही बढ़िया काम करा इसने, 20,000 रुपए की गुडविल लाकर एहसान कर दिया इसने हम पर, ठीक है, 20,000 रुपए की गुडविल लाया है, अच्छी बात है। अब देखो जरा, अगर ये 20,000 रुपए की गुडविल लाया है तो मुझे बताओ किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को, किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को। और एक बात का ध्यान रखो,
क्या क्वेश्चन ने हमें नई रेशो दी है? नहीं दी। क्या क्वेश्चन ने हमें रेशो के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रखी है? पुरानी रेशो। तो गुडविल किस रेशो में बटेगी? ओल्ड रेशो में। क्या दे रखी है? 2:3। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ने हमें पुरानी रेशो के अलावा कुछ और बात बोली है रेशो के बारे में? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ने हमें श्यामलाल और संजय की रेशो बताई है बस। न्यू रेशो के बारे में उसने हमें जरा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो गुडविल किस रेशो में बटेगी? इसी रेशो में। निकाल दो। श्यामलाल को कितने मिलेंगे? 20,000 का 2/5। संजय को कितना मिलेगा? 20,000 का 3/5। बताना कितना कितना मिलेगा दोनों को। ध्यान से देखो, श्यामलाल को तो मिलेंगे गुडविल में से 8,000 रुपए और संजय को मिलेंगे 12,000 रुपए। श्यामलाल को कितने मिलेंगे? 8,000 गुडविल में से, और संजय को कितने मिलेंगे? 12,000 गुडविल में से। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। यहां पर गुडविल लिखूं या प्रीमियम लिखूं? हमेशा ध्यान रखना, गुडविल कभी भी मत लिखना। तुम्हें लिखना होता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैंने देखो गुडविल को इंग्लिश में शॉर्ट में लिख दिया GW, तुम्हें पूरा लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और कितनी कितनी गुडविल आई थी एक बार बताना जरा। श्यामलाल के अकाउंट में 8,000 की गुडविल, संजय के लिए 12,000 की गुडविल। श्यामलाल ने कितनी गुडविल दी? 8,000। और संजय ने कितनी गुडविल ली? 12,000। समझ रहे हो ना? जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है उसे कौन नोच कर खा जाते हैं? पुराने पार्टनर नोच कर खा जाते हैं। उसे तुरंत कौन सा पट्टा मान लेते हैं? पुराने पार्टनर, फटाफट से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया था ना, तुम्हें मालूम है ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर होता है। ध्यान से सुनो, देखो बोर्ड पे, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट यहां पर आएगा तो तुम्हें यहां पर ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन में लॉस अगर यहां पर आएगा तो यहां पर ट्रांसफर करना है। मालूम है ना, जिगजैग चलता है। डेबिट की चीज क्रेडिट में पहुंच जाती है, क्रेडिट की चीज डेबिट में पहुंच जाती है, जिगजैग चलता है हमेशा। अब मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था तो कितना कितना आया दोनों के लिए? लिख देना टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ बताओ कितना कितना आ गया तीनों, वो दोनों के लिए। देखो श्यामलाल का आया था 4,994 और संजय का आया था 7,491। इतना आया था। ठीक है, अब सब कुछ खत्म, अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं डालना। ठीक है, फटाफट से हाइयर टोटल बनाओ इनके। देखो इस बार भी हाइयर टोटल यहीं पे आएंगे और बैलेंस जो है वो इधर आएगा। फटाफट से बैलेंस बना दो इनके, हाइयर टोटल करके बैलेंस बना दो। देखो इसका हाइयर टोटल, इसका हाइयर टोटल और इसका हाइयर टोटल, तीनों के हाइयर टोटल इधर बनाकर बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट ही बन जाएगा। और जैसे ही बैलेंस शीट ही बन जाएगा अकाउंट को कर देना क्लोज। अकाउंट क्लोज करने के बाद तुम्हें मालूम है अब क्या बनाएंगे हम? अब बारी है बैलेंस शीट की। तो अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। देखो मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस शीट बनाने का तरीका एडमिशन के अंदर सबसे बढ़िया है कि बैलेंस शीट से ही बनाओ। बैलेंस शीट बनाने के लिए तुम किसकी हेल्प लो? बैलेंस शीट की। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट दे रखी है, हम उसी बैलेंस शीट से आइटम उठाएंगे और वो आइटम कहां पर लेकर जाएंगे? रिवैल्यूएशन में। हर एक आइटम को उठाना है और रिवैल्यूएशन में लेकर जाना है और चेक करना है कि फायदा है या नुकसान है। हर एक आइटम को रिवैल्यूएशन में जाकर चेक करना है कि फायदा है या नुकसान है। ठीक है, क्या पता कुछ फायदा हो या फिर कुछ नुकसान हो। तो फटाफट से मेरे साथ एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। तुम्हें मालूम है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटी। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी आती है इस साइड, रुपीस, एसेट्स रुपीस, और ऊपर डालना बैलेंस शीट। ऊपर तुम्हें बड़ा बड़ा क्या डालना पड़ेगा? बैलेंस शीट। ठीक है, अब एक एक करके आइटम हम बैलेंस शीट में देखेंगे और अगर वो आइटम रिवैल्यूएशन में मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिलेगी तो डायरेक्ट डाल देंगे। देखो सबसे पहली आइटम बुक तुम लोगों के पास होनी चाहिए और बैलेंस शीट के अंदर एक एक करके सारी आइटम देखनी है। बताओ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हमेशा ध्यान रखो कैश रिवैल्यूएशन में कभी भी नहीं मिलता। कैश जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी बोर्ड पे देखना चाह 2 मिनट के लिए, कैश के अंदर हमेशा चेंज होता है। एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो या डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैश में हमेशा चेंज होएगा। बताओ पहले कैश कितना था? सिर्फ और सिर्फ 710 रुपए। सिर्फ कितने थे तुम्हारे पास? 710 रुपए। मुझे देखकर बताओ
ए एडजस्टमेंट के अंदर ध्यान से देखो, ए एडजस्टमेंट के अंदर देखो 30,000 ये कैपिटल लेकर आया था ना, 30,000 ये कैपिटल लेकर आया था और 20,000 की ये क्या लाया था, गुडविल। 30,000 ये कैपिटल लाया है और 20,000 ये गुडविल लेकर आए हैं। इसका मतलब 50,000 रुपए ये बंदा क्या लेकर आया था, कैश। क्योंकि भाई कैपिटल लेकर आया, सोने के सिक्के तो लाएगा नहीं और गुडविल में भी सोने के सिक्के नहीं लाएगा, है ना, हमेशा क्या लेकर आएगा, कैश ही लाएगा। तो बताओ 50,000 का कैश आया है ना, यानी कि 710 रुपए में 50,000 रुपए का कैश जुड़ गया। भाई 710 रुपए पहले के थे, 30 रुपए कैपिटल के लाया, 20,000 गुडविल के लेकर आया, तो 50 और 30 50, 30 और 20 50,000 और 710, यानी कि अब इस बिजनेस के अंदर टोटल कैश हो गया है 50,710 रुपए का। समझ रहे हो ना। एक बात दिमाग में बैठा लो, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ क्लास के अंदर कि कैश के अंदर हमेशा कैपिटल और गुडविल का पैसा जुड़ता है, कैश के अंदर हमेशा गुडविल का पैसा जुड़ता है और कैपिटल का पैसा जुड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन गुडविल बताएगा नहीं, मतलब कि कभी कभी नया पार्टनर गुडविल लाता नहीं है, कैश नहीं लाता है। गुडविल तो हमेशा लाएगा लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं लाएगा, तो उस समय क्या करना है वो मैं तभी बताऊंगा, ठीक है। अगली आइटम देखते हैं, कैश एट बैंक। बताओ बैंक में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, कितना है 11,925, ऐसे लिख दो इसको, कैश एट बैंक 11,925 ऐसे ही लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स, हम तुम्हें मालूम है ना डेटर पर क्वेश्चन क्या बनाता है, प्रोविजन। तुम्हें मैंने एक बात बता दी है कि अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन एडमिशन के दूंगा तो 90 क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, प्रोविजन। तो डेटर पे तो आदत बना लो कि रिवैल्यूएशन की तरफ जाना ही जाना, डेटर्स को तो रट लो कि तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना ही जाना है, चाहे क्वेश्चन ने प्रोविजन बोला हो चाहे क्वेश्चन ने प्रोविजन ना बोला हो। पहले तो डेटर्स बैलेंस शीट में लिखना, देखो सन्ड्री डेटर्स की जगह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें पूरा लिखना है, कभी तुम भी एसडी लिख दो। एसडी का मतलब है सन्ड्री डेटर्स, मैंने सन्ड्री डेटर्स को शॉर्ट में लिखा है एसडी, तो तुम्हें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस बात का। मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ बोर्ड पर, खास करके वीडियो के अंदर तुमने एक और करा होगा कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, क्योंकि स्पेस कम होता है और मुझे ज्यादा चीजें लिखनी होती है जो वीडियो में दिखाई दें, इसलिए मैंने सिर्फ एसडी लिख दिया। तुम्हें पूरा लिखना है, किसी के भी बुक में रजिस्टर में मैं शॉर्ट में देखना लूं। तो सन्ड्री डेटर्स कितने थे पहले तो वो बताओ। सन्ड्री डेटर्स थे भैया 5,500, 5,500। तुम्हें मालूम है ना अगर कोई प्रोविजन होगा तो वो प्रोविजन माइनस करना होता है, प्रोविजन क्या करना होता है, हमेशा माइनस। अब जरा देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो फटाफट से, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, देखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, तुमने एक अकाउंट खोल रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड में तुम्हें प्रोविजन वर्ड दिखाई दे रहा होगा, कौन सा शब्द दिखाई दे रहा होगा, प्रोविजन। और कितने रुपए का प्रोविजन बना रखा है, 275। हमेशा ध्यान रखना प्रोविजन डेटर्स में से माइनस होता है, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। लिखो लेस, देखो मैं तो इतना लिख नहीं सकता, बहुत ही कम जगह, तुम्हें क्या लिखना है, लेस प्रोविजन, बहुत कम स्पेस बचा हुआ है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, बस पी। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 275 माइनस करके बाहर पहुंचा दो। हाँ 275 माइनस करके कितना आएगा भाई, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आएगा 5,225 रुपए, 5,225 रुपए के डेटर्स आ गए। फटाफट से 5,225 रुपए मुझे दे दो। तुम्हें मुझे कितने रुपए देने, 5,225 रुपए फटाफट, ठीक है। अगली आइटम देखते हैं बैलेंस शीट में। अगली आइटम है स्टॉक। हमेशा ध्यान रखो कोई सी भी एसेट हो, कोई सी भी हो, पर जाना है तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ और वहां पर जाकर चेक करना है कि कहीं कुछ इस पर रिवैल्यूएशन तो नहीं है। तो देखते हैं इसको भी, स्टॉक। तो तुम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर ढूंढ सकते हो, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड के अंदर देखो, डेबिट साइड में स्टॉक पे खर्चा दिखा हुआ है ना। बताओ कितने रुपए का स्टॉक है, 1,800 रुपए का, है ना। बताओ खर्चा प्लस करोगे या माइनस करोगे, एसेट के अंदर खर्चे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो लिखो अगली आइटम स्टॉक। तो बताओ स्टॉक 18,000 का था, 18,000 में तुम्हें क्या करना है, 1,800 क्या करने हैं, माइनस। हाँ माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो मैं लिख रहा हूं, ये बचेगा तुम्हारा 16,200। कितने रुपए के स्टॉक रह गए, 16,200 के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बैलेंस शीट बनाने में। कोई सा भी खर्चा रिवैल्यूएशन में देखो अगर दे रखा है तो माइनस कर दो, कोई सा भी फायदा रिवैल्यूएशन में देखो अगर फायदा दे रखा है तो प्लस कर दो। ध्यान से सुनो, खर्चा दे रखा है तो माइनस कर दो और फायदा दे रखा है तो प्लस कर दो। आगे बढ़ते हैं,
अगली आइटम है फर्नीचर। तुम्हें याद होगा कि फर्नीचर पे भी खर्चा था और खर्चे को अभी भी बताया था क्या करते हैं, माइनस। तो लिखो फर्नीचर, है ना। मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं लिख रहा हूं नीचे। तो देखो 4400 में से 440 रुपए माइनस करने हैं। तो जैसे तुम माइनस करोगे तो ये बचेगा तुम्हारा 3960, 3960 रुपए का फर्नीचर निकल आया। आगे देखते हैं बिल्डिंग। मुझे बताओ क्या बिल्डिंग पर कुछ फायदा या नुकसान था? बिल्कुल। अपने रिवैल्यू, कभी भी एडजस्टमेंट को मत पढ़े करो, एडजस्टमेंट के चक्कर में तुम्हें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन की बजाय रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखने की आदत डालो। हमेशा कौन सा अकाउंट देखने की आदत डालो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आधी चीजें तुम्हें वहीं से मिल जाएंगी, आधी क्या सारी वहीं से मिल जाएंगी। अब जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, वहां पर बिल्डिंग पर फायदा था ना, क्योंकि बिल्डिंग कहां पर लिखी है? क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग लिखी हुई है क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में फायदे लिखे जाते हैं। तो बताओ बिल्डिंग को ऐड करूंगा ना, बिल्डिंग के अंदर क्या कर दो? ऐड कर दो। बिल्डिंग के अंदर तुम्हें क्या करना है भाई? ऐड करना है। तो करो भाई ऐड बिल्डिंग। हाँ बिल्डिंग के अंदर ऐड करो। और 40,000 में 15,000 है ना, 40,000 की बिल्डिंग पहले से थी और उसमें तुम्हें कितने का इंक्रीज ऐड करना है? 15,000 का। कितने रुपए का एप्रिसिएशन ऐड करना है? सिर्फ और सिर्फ 15,000 का। तो 40 में 15 में डायरेक्ट कर दूं, 65,000, सॉरी 55,000। तुम लोग करके दिखाना लेकिन साइड में 55,000। मुझे बताओ बैलेंस शीट की आइटम खत्म हो गई ना। मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जब बैलेंस शीट के अंदर एसेट की आइटम खत्म हो जाए तो कभी भी टोटल मत करो। जब तक लाइबिलिटी की सारी आइटम डाल ना दो तब तक तुम्हें एसेट का टोटल नहीं करना है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस बड़े क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर तुमने गलत स्ट्रेटेजी फॉलो करी या अपने हिसाब से फॉलो करी तो हो सकता है कि बैलेंस शीट के अंदर तुम्हारी एक आध आइटम छूट जाए। और अगर एक भी आइटम छूट गई ना, एक भी आइटम, चाहे वो एसेट में छूटे चाहे वो लाइबिलिटी में छूटे, तो तुम्हारी बैलेंस शीट बराबर नहीं आने वाली। और तुम पूरे पेपर में चाहे तुम 2 बार चेक कर लो, वो चीज तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी कि कौन सी आइटम छूटी है। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं उन बातों को याद रखो। समझने से ज्यादा जरूरी है, लिखने से ज्यादा जरूरी है कि मेरी बातों को याद रखो। अकाउंट्स में बातों का ही खेल होता है बस। क्वेश्चंस तो आसान होते हैं लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना होता है। जब भी लाइबिलिटी की सारी आइटम मत डालो तब तक तुम्हें एसेट को टोटल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चों का ये होता है कि ला यार एसेट का टोटल बना ले, जैसी एसेट की आइटम हो गई एसेट का टोटल बना ले। नहीं, जब तक पूरी बैलेंस शीट ना बन जाए तब तक एसेट का टोटल नहीं बनाना है। हो सकता है एक आधा आइटम एसेट में रह जाए, ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। कल भी टोटल बनाने के चक्कर में मत पड़ना हाथों हाथ, है ना। अब जरा लाइबिलिटीज को पढ़ेंगे। तो तुम्हें मालूम है लाइबिलिटीज का भी वही तरीका है, मैं बैलेंस शीट में देखता जाऊंगा डालता जाऊंगा, बैलेंस शीट में देखता जाऊंगा डालता जाऊंगा। तो देखते हैं फिर। देखो सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स। चेक करते हैं क्या कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स पर फायदा था या नुकसान था। सन्ड्री क्रेडिटर्स पर कोई फायदा या नुकसान था या नहीं था। तो फटाफट से अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, कहीं पर भी क्रेडिटर्स लिखा हुआ है? डेबिट साइड में क्रेडिटर लिखा हुआ हो, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर लिखा हुआ हो, कहीं पर भी कोई क्रेडिटर नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ ना कहीं पर भी कोई क्रेडिटर। तो जब नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट डाल दो। कितने रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे? 12,435 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स है, 12,435 रुपए के, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स। बिल्कुल, मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट ये पुराने वाले डालेंगे या वो कैपिटल अकाउंट डालेंगे जो तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोले हैं तीनों के? ये कैपिटल अकाउंट इनके पुराने थे, अब हम पुराने थोड़ी ना डालेंगे, अब हम नए अकाउंट डालेंगे। तो बोर्ड पे देखो हेडिंग तो यही डालना है, कैपिटल अकाउंट्स। लेकिन नीचे क्या क्या नाम आएंगे भाई? सबसे पहले आएगा श्यामलाल, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर आएगा तुम्हारा संजय, फिर आएगा शंकर। बताओ तीनों की कैपिटल तुम्हें मालूम है ना? ध्यान से सुनो मेरी बात को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल रखा है ना तुमने, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तुमने सीडी बैलेंस बना रखा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सा बैलेंस बना रखा होगा? सीडी बैलेंस। तीनों का सीडी बैलेंस बना रखा होगा, तीनों अकाउंट का सीडी बैलेंस बना रखा होगा। हाँ, श्यामलाल का आ रहा था 47,044 और संजय का आ रहा था 53,541 और शंकर का आ रहा है 30,000। मुझे बताओ तीनों के टोटल कैपिटल बैलेंस कितने आ गए? 1,30,000,
585, 585 है ना, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन तुम लोग खुद टोटल कर सकते हो। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट की आइटम सारी हो गई ना, बैलेंस शीट की आइटम सारी की सारी हो गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब बैलेंस शीट की सारी आइटम हो जाए करें, हमेशा आदत बनाओ, मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन ज्यादा करने की बजाय, क्वेश्चन को ज्यादा लिखने की बजाय मेरी बातों को ज्यादा सुना करो और याद रखा करो। सुनने से कुछ नहीं होता, याद रखने से होता है, तो याद रखा करो। जब भी ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, अगर इसमें तुमने अपनी एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई ना, क्वेश्चन को करने की एक रणनीति नहीं बनाई, तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन खराब होने का मतलब है कि तुम अपने पेपर में 70 नंबर पे आ गए हो, और 70 नंबर का अगर अकाउंट का पेपर करके आ रहे हो तो 50 से 55 या 55 से 60 के आसपास मार्क्स आने वाले हैं बस। और तुम्हें मालूम है, पूरे साल ट्यूशन लगवाने के बाद, मेहनत करने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद अगर 50-55 नंबर आए तो इतने नंबर तो तुम बिना पढ़े ले आते, है कि नहीं? टेक्निकल बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन छूटते ही पूरा अकाउंट का पेपर खराब हो जाएगा। 70 नंबर पर पहुंच जाओगे तुम 8 नंबर का क्वेश्चन गलत होते ही, और 70 में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो 70 निकाल ले तुम में से, ठीक है? 60 मानकर चलो, तो वही 55-60 वाला काम हो गया, क्या फायदा हुआ, है ना? इसलिए हर एक क्वेश्चन जरूरी है, खास करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुमने एक रणनीति नहीं बनाई तो ये क्वेश्चन गड़बड़ करवा देगा। ध्यान से सुनो, जब बैलेंस शीट की सारी आइटम पूरी हो जाती हैं, बैलेंस शीट की सारी आइटम पूरी होने के बाद एक बार रिवैल्यूएशन की तरफ देखे करो कि कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो रह गई हो, जो बैलेंस शीट में आनी हो। ध्यान से सुनो, क्या कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऐसी आइटम तो नहीं है जो रह गई हो या आनी हो? और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट देखे करो। ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट को बनाने के लिए 3 चीजें देखनी है, एक तो बैलेंस शीट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले देखनी है बैलेंस शीट, फिर देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर देखनी है एडजस्टमेंट। तो देखो, बैलेंस शीट की तो आइटम डाल दी, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को गौर से देखेंगे, हो सकता है एक आध आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जो आई ना हो। बताओ पहले क्या देखोगे, डेबिट या क्रेडिट? एक काम करते हैं, पहले डेबिट देख लेते हैं। मुझे बताओ, स्टॉक आ चुका था, हाँ ये तुम्हें याद रखना है कि कौन सी चीज आ चुकी थी और कौन सी चीज अभी तक नहीं आई है। वो तो भाई याद रहेगी, क्योंकि अभी अभी तो बैलेंस शीट बनाई है, इतनी जल्दी तो तुम भूलोगे नहीं, और अगर इतनी जल्दी भूल रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। स्टॉक आ चुका है, फर्नीचर आ चुका है, प्रोविजन आ चुका है, आउटस्टैंडिंग रेंट तुम्हें याद है ना, मैंने पॉइंट में लिखवाया था, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी किस में आती है? लाइबिलिटी इसके अंदर आती है, लिखो, देखा रह गई थी ना ये आइटम, तो लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं ना वैसा करो, गारंटी है जो एक बार में बैलेंस शीट ना मिले, मिलकर रहेगी। अगर तुमने एक एक आइटम डाली है तो बैलेंस शीट मिलकर ही रहेगी 100%। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का था भाई? 4,800 रुपए का, ठीक है, इतने रुपए का आउटस्टैंडिंग रेंट था। डेबिट में और आइटम देख लो, और तो कुछ नहीं है ना, बस। अब जरा क्रेडिट में देखो, बिल्डिंग आ गई, एक्रूड इनकम, तुम्हें याद होगा ये भी बात मैंने पॉइंट में लिखवाई थी, मैंने बताया था ना कि एक्रूड इनकम हमारी क्या होती है? एसेट। एक्रूड इनकम को क्या बोला जाता है? एसेट। और बताओ, अगर एसेट बोला जाता है तो एसेट में लिखूंगा, देखो थोड़ा सा कम स्पेस है एक्रूड इनकम लिखने के लिए, बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास थोड़ा सा कम स्पेस है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए आई, एक्रूड इनकम। और कितने रुपए की एक्रूड इनकम थी भाई? 2,400 रुपए की एक्रूड इनकम थी। कितने रुपए की एक्रूड इनकम थी? 2,400 रुपए की। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रीवैल्यूएशन में सारी आइटम हो गई। ध्यान से सुनो, पहले बैलेंस शीट की आइटम डालनी होती है, फिर रीवैल्यूएशन की आइटम डालनी होती है, उसके बाद एडजस्टमेंट। अब देखो जरा, एडजस्टमेंट में कुछ खास बचेगा ही नहीं। ए को पढ़ो, ए एडजस्टमेंट में देखो, देखो लिखने का काम ही नहीं है, अपनी बुक पर ध्यान रखना और कानों से मेरी बातें सुनते रहना। अपने बुक के अंदर ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट के अंदर शंकर की कैपिटल और गुडविल की बात बता रखी है, इसका हिसाब पहले ही हो गया है। बी में देखो स्टॉक और फर्नीचर है, इसका भी हिसाब पहले ही हो गया है। सी में देखो बिल्डिंग है, ये भी पहले ही आ चुकी है। डी में देखो प्रोविजन है, ये भी पहले ही हो चुका है। ई में देखो एक्रूड इनकम और डेटर है, इसका भी हिसाब पहले से ही हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसका भी हिसाब पहले से ही हो चुका है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट को पहले से ही करवा देता है। अगर तुमने ये आदत बना ली ना कि बैलेंस शीट के बाद कहां पर जाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बैलेंस शीट के बाद कहां पर जाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर तुमने इस चीज की आदत बना ली तो तुम्हारी बैलेंस शीट की गारंटी है कि वो 100% एक ही बार में मैच करेगी। और दूसरी चीज,
दूसरी और सबसे बड़ी चीज कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारी सारी एडजस्टमेंट को पहले से ही करवा देता है। मुझे बताओ, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एंड में एडजस्टमेंट पढ़ी, लेकिन क्या कुछ डालने लायक मिला मुझे? कुछ भी डालने लायक नहीं मिला, है ना? तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट सारी चीजें करवा देगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उसे करवाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस चीज को आदत बनाओ। हाँ, अब इस बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचा है, इस बैलेंस शीट का तसल्ली से टोटल कर लेना।